हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान में आम लोगों के अलावा एक अलग दुनिया बसती है, जहां की बातें इतनी रोचक होती हैं कि एक बार सुनो तो हंसी के ठहाके रुकने के नाम ना लें। आम लोगों की तो छोड़िए, पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों तक की बातें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हंसने के लिए मजबूर कर देती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही टिड्डियों को बेचकर पैसे कमाने की बात खुद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान कह रहे थे। वैसे अब उनके एक अन्य सांसद ने कोरोना की दवा के बारे में एक रोचक दावा पेश किया है। पाकिस्तान के इस सांसद का मानना है कि टिड्डियों को खाने से कोरोना भाग जाएगा। खुद को शोधकर्ता मानने वाले इस सांसद का नाम रियाज फातना है। खैर, पाकिस्तान और उसके तथाकथित बुद्धिमान मंत्रियों से क्या ही उम्मीद की जाए। वो पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था गधे खींच रहे हो, जिसके मंत्री आतंकियों को शांतिदूत घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के चक्कर लगा रहे हो, वो अपनी जनता को सही सलाह क्या ही देंगे। यकीन किया जा सकता है कि कबूतर पकड़कर उस पर पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्जाम लगाने वाला, 360 किलोमीटर पर दिल्ली की तख्ती के साथ तस्वीर बनाने वाले तलबा से डर जाने वाला, पोस्टर्स लगाकर पूरे दिल्ली को आतंकवाद हमलों से डराने वाला, बुज़िली में रिकॉर्ड कायम करने वाला, मासूमों पर जुल्म करने वाला, भारत किसी को जासूसी करता देखे, रंगे हाथों पकड़े और फिर उसे भगा दे। क्या भारत से ऐसी तवक्को की जा सकती है, वो भी ऐसे वक्त में कि जब पागलपन का दौरा अपने उरूज पर हो, शदीद धुलाई के बाद तबीयत इंतहाई नासाज हो और सामने पाकिस्तानी हो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। झूठ पर मिलकर रखने वाला, वावेला करने वाला, भारत ऐसा कुछ हासिल कर भी ले और उस पर बैन न डाले, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन भारत कहता है पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाज एहलकार जासूसी कर रहे हैं, दहशतगर्द तंजीमों से राबते में हैं, 2 एहलकारों को भगा दिया है, बाकी निस्फ तादाद को 7 रोज के अंदर अंदर भारत छोड़ने की हिदायत कर दी है। खैर से मोदी जी, पाकिस्तान से जवाब आपको हमेशा आपकी तरफ से ज्यादा मिलता है। इस बार क्योंकि आपकी हालत नाजुक है, आपके लेवल पर ही जवाब दे देते हैं। चलिए, आप साजिश कीजिए, पाकिस्तानी सिफारतकारों का आधा अमला वापस भेजें, यहां से भी उतने ही भारतीय सिफारतकार निकाले जाएंगे। एक कम ना 2 ज्यादा। चीन से बदतरीन धुलाई के बाद अजीब मुंह छुपाए छुपाए फिर रहे हैं, साथ बोंगियों की भी इंतहा पर है। यहां भारतीय सिफारतकार मासूम इंसानों पर गाड़ियां चढ़ाते हैं, वहां आपके गुंडे पाकिस्तानी सिफारत खाने पर चढ़ाई करते हैं। सिफारती आदाब की तमीज आपको छू कर नहीं गुजरी, साजिशों में आपसे बेहतर कोई है नहीं। अरे हाँ, वो स्टार प्लस आप ही का तो चैनल था। बहरहाल, झूठ की तारीफ करनी हो तो एक लफ्ज कह दिया जाए, भारत। जासूसी और दहशतगर्दी की तारीफ के लिए एक ही नाम काफी है, जिसका सानी नहीं है दूर तक बल्कि बहुत दूर दूर तक, और उससे कहते हैं कुलभूषण यादव। जी, वही इंडियन आतंकवाद। याद तो होगा आपको। आइए नाज़रीन, आपको प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब लिए चलते हैं। अपनों की तनकीद, गैरों की ललकार, क्या बनेगा खान हुकूमत का सरकार। एक तरफ वफाकी वजीर नाकामियों का एतराफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हुकूमती इत्तेहादियों का साथ छोड़ते ही जरदारी साहब ने जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू ने तो तहलका ही मचा दिया है। वजीर मौसूफ अपनी ही हुकूमत के लिए एक मरतबा फिर परेशानी का बाइस बन गए हैं। दावा उन्होंने किया है कि पीटीआई हुकूमत के पास 6 माह हैं और वजीर आजम इमरान खान ने काबीना को कहा है कि 6 माह में कारकर्दगी न दिखाई तो मामलात दूसरी तरफ चले जाएंगे। वाहिद आसरा रह गया था जिसे हज के लिए कुछ प्लानिंग की जा रही थी, कुछ सोचा जा रहा था, तो अब हज के बारे में भी खबर आ गई है कि हज अब नहीं हो रहा, यानी पाकिस्तान से या दीगर ममालिक से, बैरून मुल्क से लोग नहीं जा रहे हज की अदायगी के लिए। नईम शरीफ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, याया पोलानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। नईम अशरफ साहब, आप ट्रैवल एंड टूर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। याया पोलानी साहब, आपका ताल्लुक भी इसी डिपार्टमेंट से। मुझे ये बताइएगा कि अब तक, सबसे पहले याया साहब, अब तक आप लोगों का सर कितना नुकसान हो चुका है इन 3-4 महीनों में? मार्च से जो ये आगाज हुआ बंदिशों का और आज तक बंद है, अभी सब की मुझे तखमीना बताइएगा कितना नुकसान उठा चुके हैं आप लोग? रुपए में है, इससे कम में नहीं है। आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ये नुकसान अरबों रुपए में है, क्योंकि एक तो ट्रैवल ट्रेड पूरा बंद हो गया है, फिर एक उम्मीद थी कि हज चल जाएगा, तो हज से भी पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर
और जितने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर हैं, ये सारे इसमें बहुत बड़े अताब में आए हुए हैं। अभी आपके यहाँ बाकायदे चल रही थी कि 60% लोग, मैं समझता हूँ 60% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। 4,500 ट्रैवल एजेंट है, 700 के करीब हज ऑपरेटर है और 1500 से 2,000 के करीब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है और इसी तरह हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर और ये सारे मिलाकर मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। और गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट को भी लिखा गया था, उन्होंने कहा भी था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। एक पेनी का सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, लाखों लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया गया है और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम आपको बैंक लोन दिला देंगे सस्तों में ताकि आप अपने स्टॉक को मेंटेन करें। बैंक लोन भी आज तक कोई नहीं मिला, उनसे भी अप्रोच की गई थी। यानी कोई ऐसी फैसिलिटी ट्रैवल ट्रेड को जो बहुत बड़ा एक लाखों लोगों को एम्प्लॉयड रखता है, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 4-4 महीने से, हम 3-3 महीने से तो घर पे बैठे हुए, बाहर नहीं निकल सकते, ऑफिस बंद पड़े हुए, सबके सारे बहुत बड़े इशू है ये। मैं नहीं समझता हूँ कि ये गैप पूरा अगले 6 महीने भी नजर नहीं आ रहा है कि स्टेट को कुछ चलेगी आगे। सर, आप कह रहे हैं कि हजारों लोग इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। नईम साहब, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो नईम साहब मजीद कितने लोगों के बेरोजगार हो जाने का खदशा है? क्योंकि सर कह रहे हैं कि ये अभी आगे प्रोलॉन्ग करेगा, ये मामला चलेगा आगे तक। जी, सबसे पहले तो मैं अपने बाकी याया भाई और बाकी दोस्तों को सबको सलाम करता हूँ और याया भाई को बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि कारोबारी नुकसान तो अपनी जगह पे, सबसे बड़ा नुकसान ये उन लोगों का है जो पूरे साल से अपने पैसे जमा करके हज का इंतजार करते हैं और इस साल हज अदा करना था। सारी जिंदगियां लोग जमा करते हैं। जी बिल्कुल, अगले साल किसने देखा है? कारोबार तो फिर अल्लाह ने चल जाएंगे, लेकिन ये नुकसान अल्लाह करे इन लोगों को अल्लाह ताला जिंदगी दे के अगले साल हज देख सके। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और हुकूमत ने बिल्कुल अपना बिल्कुल हालात के हिसाब से एक स्टेप उठाया है और मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से सही है। लेकिन ये कारोबारी नुकसान तो हम पूरे कर लेंगे, लेकिन ये नुकसान मैं नहीं समझता लोगों का पूरा होगा। जहाँ तक आपने इसका पूछा है तो ऑलरेडी हम लोग इतना जब ये हुआ है कोरोना, उस वक्त से ही फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। हमारे जितने अगर वो उम्रे का एक कारोबार था वो सारा फरवरी से ही बंद होना शुरू हो गया और टिकटों के रिफंड शुरू हो गए। एयरलाइनों ने रिफंड बंद कर दिए और कोई रिफंड हमें नहीं मिले, बल्कि जो एडवांस एयरलाइनों को दिए हुए थे वो एयरलाइनें हमें वो एडवांस भी उन एजेंटों को उन्होंने ब्लॉक्स के लिए, उम्रे की रमज़ान के लिए जो सीटों के लिए दिए हुए थे वो तक वापस नहीं किए। और हम हर जगह, या भाई जिस तरह बता रहे हैं, हर जगह हमने हर दरवाजा खटखटाया। हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, हमने एविएशन मिनिस्टर को लिखा, हमने एनटीसीबी बोर्ड में जिसका मेंबर मैं भी हूँ वहाँ पे हमने जाके किया, लेकिन हमें कहीं सुनवाई नहीं हुई। और आप ये देखें कि रिफंड तो एक जगह रहा, हमें लॉकडाउन के अंदर जबरदस्ती मजबूर किया गया कि अपनी चीजें, जेवर और चीजें बेच के लोग जो है ना एयरलाइनों के पैसे अदा करें, पहले पैसे दें बाद में अपना रिफंड मांगें। मतलब एक नाजायज किस्म के दबाव डाल के लोगों को गर्दन पे पैर रख के आप समझें कि उनसे दबा के इनको गन पॉइंट पे पैसे लेने का किया गया। बहरहाल वो पीरियड निकला, उसके बाद हमें ये था कि चले उम्र आखिर में रमज़ान में शुरू हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बाकी एयरलाइनें जो शुरू होनी थी वो नहीं हुई। PIA शुरू हुई है तो उसमें हमें सेल करने की इजाज़त नहीं थी। फिर उसके बाद अब जो एयरलाइन दोबारा हर दफ़ा नोटम इशू होता है उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ जाती हैं। अब नोटम इशू हुआ था कि जी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, उसमें फिर अमेंडमेंट आ गई है जी आप यहाँ से वन वे आप लेके जा सकते हैं, वापसी नहीं ला सकते। तो आ गया है हज के मामले पर कि जिन तमाम लोगों ने, आजमीन ने जो पैसे दे दिए थे, ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, उनको बजरिया मैसेज बताया जाएगा और फिर उनकी पेमेंट्स वापस की जाएंगी। बहरहाल इसके अलावा जो ट्रैवल एजेंट्स को, जो ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस को मसाइल हैं उसके बारे में उन्होंने तस्करा किया। यकीनन हुकूमती नुमाइंदगान इसे सुन रहे होंगे, प्लीज़ इन मसाइल को एड्रेस करें और बीच में पढ़कर किसी न किसी तरीके से इसे हल करवाने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। प्रोग्राम उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। इस मामले में पाकिस्तान से बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है, जो दुनिया भर में बात तो आतंकवाद से लड़ने की करता है, लेकिन दिल में आतंकवादियों से बेपनाह प्यार पाले हुए हैं। इसका इजहार पाकिस्तान के सर्वोच्च नेता यानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में बखूबी कर दिया। बड़े दो शर्मिंदा वाकयात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए।
एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। जिस आतंकवादी ने दुनिया में खौफ का साम्राज्य बनाने की कोशिश की, आखिर उस आतंकवादी के प्रति इमरान के मन में इतना प्रेम कहां से आया? कहीं इमरान इसलिए तो हताश नहीं कि आका अमेरिका ने उनसे मुंह फेर लिया है? इमरान कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने पर उसके हाथ भी जले, लेकिन उसे बुरा भी करार दे दिया गया। इसे कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाना। इमरान को आखिर कब तक बताना पड़ेगा कि उनका देश आतंकवाद का सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है? इमरान को कब तक सबूत देना पड़ेगा कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हर रोज भारत में आतंकवादी वारदात की साजिश रचने वाला मसूद अजहर पाकिस्तान में सुरक्षित घूम रहा है?